हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस का हमारा जो चैप्टर 15 है यानी कि चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण। तो देखिए हमारा जो पर्यावरण है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम हमारे इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं। यानी कि हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ होगा तो हमारा जो स्वास्थ्य भी सही होगा। तो देखिए 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो चैप्टर 15 यानी कि चैप्टर 15 है हमारा पर्यावरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए ये जो क्लास है आज की। तो देखिए आगे बढ़ते हम हमारे पर्यावरण की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण का अर्थ है परिधन आवरण, यानी कि परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घेरा, यानी कि हमारे चारों ओर का जो आवरण है वही हमारा क्या है, पर्यावरण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, हमारे चारों ओर का आवरण हमारा पर्यावरण है, या हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा क्या है, पर्यावरण। अब आता है इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र क्या है। तो एक कोई भी क्षेत्र है उसमें जैविक घटक जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, और अजैविक घटक कौन है, तापमान है, वर्षा है, वायु है, मृदा है, जल है, आर्द्रता है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं, यानी परितंत्र का निर्माण करते हैं। तो इकोसिस्टम क्या हुआ, कोई विशेष क्षेत्र के जो लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतर संबंधित होकर एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी कि परितंत्र का निर्माण करते हैं। अब परितंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए इकोसिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। तो नेचुरल कौन से होते हैं, ऐसे इकोसिस्टम जो प्रकृति में यानी कि नेचर में है, यानी कि ऐसे इकोसिस्टम जो प्रकृति में विद्यमान है, जैसे जंगल है, सागर है, झील है, ये सब क्या है, ऐसे इकोसिस्टम है जिनको मानव ने नहीं बनाया। अब मानव निर्मित ऐसे परितंत्र जिनको मानव ने बनाया, मानव निर्मित परितंत्र कहलाते हैं। जैसे खेत है, जलाशय है और बगीचा है, ये सब क्या है, मानव द्वारा तैयार किए गए इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं परितंत्र के घटक, यानी कि हमारे इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो अजैविक घटक होते हैं और जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक जिनमें जीव नहीं होता है, जैसे हवा है, जल है, मृदा है, भूमि है, वायु है, ये सब। और जैविक घटक में कौन आते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु। जैविक घटकों को आपस से बांटा गया उत्पादक, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उपभोक्ता, जो उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, ये सब क्या उपभोक्ता है। उत्पादक कौन होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अपघटक कौन होते हैं, जो सड़े गले जीवों उनको सड़ा देते हैं, सूक्ष्म जीवों को, जैसे फंगीज है, कवक है, ये क्या करते हैं, मृत और सड़े गले उनको सड़ा गला देते हैं, मृत जीवों को। परितंत्र के 2 घटक हैं, एक तो अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक। तो अजैविक घटक में कौन आते हैं, ताप, वायु, मिट्टी, जल। जैविक घटक में कौन आते हैं, उत्पादक, पेड़ पौधे, उपभोक्ता, जीव जंतु, और अपघटक में भी सूक्ष्म जीवी होते हैं। अब देखिए आगे, परितंत्र को मुख्य रूप से 2 घटक में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जैविक और अजैविक। तो सबसे पहले अजैविक घटक की बात करें तो ये घटक क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, इनमें जीवन नहीं होता है, लेकिन जो है जीवन का आधार होते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। जैसे हवा है, पानी है, भूमि है, प्रकाश है, तापमान है, ये सब अजैविक घटक है। लेकिन आप सब देख सकते हैं इन अजैविक घटकों के बिना जो जीवित जीव है वो जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाए। जैसे मनुष्य की बात करें, पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, वायु हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्रकाश जरूरी है। तो ये सब अजैविक घटक ऐसे घटक होते हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य है। अब बात करते हैं हम जैविक घटक की। तो जैविक घटक कौन है, जिनमें जीवन है, जिनमें लाइफ है, जैसे पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव है, ये सभी क्या है, जैविक घटक है। जैसे जंतु यानी कि जानवर हैं, सूक्ष्म जीव, फफूंदी, ये सब क्या है, हमारे पर्यावरण के जैविक घटक के अंदर आते हैं, यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पे आहार के आधार पर जैविक घटक को 3 भाग में बांट दिया। उत्पादक कौन होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे और कुछ नील हरित शैवाल जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। उत्पादक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं।
प्रोड्यूसर कहते हैं इनको। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कौन होते हैं? तो जो उत्पादक यानी कि हर पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो या सर्वाहारी हो या परजीवी हो। तो हम चाहे कोई भी जीव हो, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, किसी न किसी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी किस पर निर्भर हैं? उत्पादकों पे। तो ऐसे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्भर होते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी में बांटा गया है। शाकाहारी में कौन आते हैं? जो पेड़ पौधे और पत्तियां खाते हैं, जैसे बकरी है, हिरन है, ये सब शाकाहारी के एग्जाम्पल है। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, जैसे शेर है, मगरमच्छ है। सर्वाहारी जो दोनों ही खाते हैं, यानी कि मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे के उत्पाद भी, जैसे कौवा है, मनुष्य है, कुत्ता है ना। ये कुत्ता जैसे रोटी भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है। परजीवी जो दूसरे जीवों के शरीर में रहते हैं और वहां से भोजन लेते हैं, जैसे जूं है, खटमल है, अमरबेल है, ये सब क्या है? परजीवी के उदाहरण है। तो यानी कि उपभोक्ता को कितने भागों में बांट दिया? 4 में। जो शाकाहारी जो केवल पौधे और उनके उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, जैसे शेर है, चीता है, मगरमच्छ है। ये सर्वाहारी में कौन आते हैं? जो पादप उत्पाद भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो उन्हें क्या क्या कह दिया? सर्वाहारी। परजीवी जो दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं, जैसे जूं मनुष्य के बालों में होती है तो वहां से भोजन लेती है, खून चूसती है। खटमल वगैरह, मच्छर वगैरह, ये भी किसी न किसी प्रकार से वहां से लेते हैं भोजन को। देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए अपघटक किसे कहते हैं? तो अपघटक कौन होते हैं? फफूंदी जीवाणु जो कि तो अपघटक कौन होते हैं? जैसे फफूंद यानी कवक है, जीवाणु जो कि मरे हुए जीव और पौधे को, जब पौधा सड़ जाता है, जब पौधा नष्ट हो जाता है यानी सूख जाता है और कोई जीव जंतु मर जाता है, तो उनके ऊपर जो मरे जीवों पे, मृत जीवों पर जो फफूंदी और जीवाणु क्या करते हैं? उनको अपघटित कर देते हैं, उनको सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, और ये अपघटक कहलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब क्या है? अपघटक के एग्जाम्पल है। अब देखिए आहार श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, यानी कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होते हैं। वन में खाद्य श्रृंखला, जैसे घास है, घास को कौन खाएगा? हिरन। हिरन कौन खाएगा? शेर। ऐसे घास के मैदान की बात करें तो घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है, सांप को कौन खा गया? बाज। इसी तरह से तालाब की बात करें तो प्लवक है, उनको छोटी मछलियां खा गई, उसको बड़ी और उसको मानव खा गया। तो इसमें एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है अपने भोजन की प्राप्ति के लिए और अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए, यानी कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अब एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहते हैं, या इनको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो सबसे पहले उत्पादक के ऊपर कौन निर्भर है? प्राथमिक उपभोक्ता। और द्वितीय उपभोक्ता किस पर निर्भर है? प्राथमिक पे। और तृतीय किस पे? द्वितीयक पे। सबसे पहले उत्पादक हरे पेड़ पौधे, यहाँ पे फिर आएगा दूसरा नंबर पर प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर और मांसाहारी। तो ये एक ऊर्जा के स्तर बन जाते हैं। तो देखिए ऊर्जा का बहाव यह दिया हुआ है कि सबसे नीचे उत्पादक है, इनके पास 1000 किलो जूल ऊर्जा है। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता है, इसके पास 100 किलो जूल, यानी कि 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अगले के पास फिर 10%, अगले के पास फिर 10%, यानी कि ऊर्जा हमेशा नीचे से ऊपर जा रही है, एक दिशी प्रवाह हो रहा है। और ये जो ऊर्जा का 10% नियम भी है, यानी कि ऊर्जा का 10% नियम क्या बताता है? एनर्जी जो होती है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में प्रवाह होती है, तो केवल 10% एनर्जी ही फ्लो होती है। और ये दिया था लिंडामेन नामक साइंटिस्ट ने। तो एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा एक ही दिशा में होता है, यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक हमारा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं 1% भाग को पत्तियों पे पड़ता है और उसको अवशोषित करते हैं। देखिए ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम क्या करता है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैविक क्रियाओं में उपयोग होती है। यानी कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही। देखिए यहाँ पे कितनी हो रही? केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है। यानी कि एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में ऊर्जा केवल 10% ही स्थानांतरित होती है। 90% ऊर्जा उसी पोषी स्तर द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, उसकी जैविक क्रियाओं में काम में आती है। आहार श्रृंखला के क्या चरण है?
उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 या 4 चरण हो सकते हैं और आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में वृद्धि होती है। इसको जैव आवर्धनता कहते हैं। यानी कि सबसे निचले पोषी स्तर के पास जो हानिकारक पदार्थ है वो कम होंगे। जैसे सपोज कीजिए कोई पानी के अंदर विषैला पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि मान लीजिए लेड पाया जाता है, तो जो शैवाल होते हैं उन्होंने उस लेड को ग्रहण किया, उस शैवाल को छोटी छोटी मछली खा गई तो सारा लेड कहाँ चला गया, छोटी मछली को, छोटी को बड़ी खा गया और बड़ी को और बड़ी मछली खा गई, तो सारा जो लेड है या विषैला तत्व है बड़ी मछली के पास। अब बड़ी मछली को कौन खा जाता है, इंसान खा गया, मनुष्य खा गया, तो सारा जो विषैला तत्व किसके पास पहुंच जाता है, मनुष्य के पास। तो इस प्रकार जो मनुष्य है ऐसे रसायनों की अधिक मात्रा किसके पास है, मनुष्य के पास होती है। इसको जैव आवर्धनता कहते हैं। निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैव आवर्धनता में सबसे जो टॉप पे कौन है, मनुष्य है, और उसके पास हानिकारक जो पदार्थ है उसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। तो यहाँ ऊर्जा के पिरामिड दिए हुए हैं। तो ऊर्जा का पिरामिड सबसे पहले सबसे पहले उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। तो इस प्रकार जो एनर्जी है नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब खाद्य श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला के बाद खाद्य जाल क्या है, इसको हम फूड वेब भी कहते हैं। तो फूड वेब क्या है, देखिए फूड वेब, इसको फूड वेब कहते हैं, नोट कर लीजिए फूड वेब। तो परिभाषा अगर इसकी बात करें तो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के समूह खाद्य जाल बना लेते हैं और खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण बहुदिशीय होता है, यानी कि एक दूसरे को खा रहा, दूसरे से एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। यानी बहुत सारी जो खाद्य श्रृंखला जब एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है, काट देती है, तो एक खाद्य जाल बन जाता है। परितंत्र में खाद्य जाल होना जरूरी है क्योंकि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। देखिए यहाँ पे बकरी, जैसे पौधा है तो पौधे को कौन खा गया, मनुष्य खा सकता है, पौधे को बकरी खा गई, बकरी को मनुष्य खा गया, पौधे को खरगोश, खरगोश को लोमड़ी, लोमड़ी को शेर, पौधे को टिड्डा, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, फिर बाज, या सांप को मोर खा जाता है, यहाँ पे खरगोश को सांप खा गया। तो ये एक प्रकार की क्या बन गई, एक जाल बन जाती है। तो यही हमारी क्या है, खाद्य जाल है। यही हमारी क्या है, खाद्य जाल है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या है और खाद्य जाल क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। तो खाद्य श्रृंखला यह एक सरल प्रकार की रचना है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक जीव दूसरे जीव से होता है। और खाद्य जाल जटिल रचना है और इसमें विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती है। और खाद्य श्रृंखला का दूसरा पॉइंट है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह इसमें भी एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है। और खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः जीवों की संख्या कम होती है और खाद्य जाल में जीवों की संख्या अधिक होती है। और इसमें उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता के बीच संबंध सीधी कड़ी के रूप में होता है और इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता के बीच में जाल के रूप में होता है। जैसे खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे, टिड्डा हरे पौधे को खा गया, फिर मेंढक को सांप और सांप को बाज। तो ये एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला बन जाती है, खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल में क्या है, जैसे हरे पौधे को टिड्डा खा जाए, टिड्डे को मेंढक, और हरे पौधे को चूहा भी खा सकता है, चूहे को सांप खा जाता है। तो ये हरे पौधे को खरगोश खा गया, फिर बिल्ली खा गया चूहे को। तो ये एक प्रकार की नेट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इस तरह से कोई किसको खा रहा है, कोई किसको खा रहा है, तो ये इस तरह से एक जाल बन जाती है। इसको खाद्य जाल कहते हैं, यानी फूड वेब कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ये है टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला है पर्यावरण की जो क्या समस्या है। तो देखिए पर्यावरण की विभिन्न समस्या है। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है, हमारी गतिविधियों में भी पर्यावरण को प्रभावित करता है और हम पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। हमारी पर्यावरणीय समस्या जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। देखिए ओजोन परत, तो ओजोन परत भी क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है हानिकारक पराबैंगनी तरंगों से। कैसे करती है, देखिए ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर इस प्रकार की जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर है, मोतियाबिंद है, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र है,
पौधों का नाश है, इनसे हमें सुरक्षा करती है। अगर ये हानिकारक पराबैंगनी तरंगे अगर पृथ्वी पर आएगी तो क्या होगा, हमारा जो जीव है जनजीवन प्रभावित होगा और त्वचा कैंसर ये वगैरह हो जाएगा। तो देखिए ओजोन परत जो है, ओजोन हमारा सुरक्षा का काम करती है, इन सभी से हमें बचाने का काम करती है। ओजोन जो है समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। तो शुक्र है कि ओजोन जो है नीचे जमीन पे नहीं है, ये ऊपर है, वरना क्या होता, सारे जो जीव हैं वो नष्ट हो जाते। देखिए ओजोन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हम सभी के लिए। कैसे, देखिए ओजोन का जो निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो O2 जो है यूवी के संपर्क में आएगा, अल्ट्रावायलेट तरंगों के संपर्क में, तो O+O में टूट जाता है। यानी कि ओजोन के निर्माण की जो प्रक्रिया है, देखिए ये जो O है, जैसे ऑक्सीजन अणु के संपर्क में O आता है तो ओजोन का निर्माण हो जाता है। किस प्रकार ओजोन गैस का निर्माण होता है। ओजोन परत का ह्रास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखिए 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन की जो मोटाई उसमें क्या आई, कमी आई, जिसे ओजोन होल या ओजोन छिद्र नाम दिया गया। ओजोन की मात्रा में एक तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण क्या है, मानव द्वारा जो संश्लेषित रसायन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको माना गया है, जिसका उपयोग हम शीतलक में यानी कि रेफ्रिजरेटर में अग्निशमन में करते हैं। और 1987 में UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सर्वानुमति से बनी एक CFC के उत्पादन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा गया है, जिससे क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, CFC के यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कंट्रोल से है। और 1985 में अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन की जो मोटाई है उसकी परत में क्या पाई गई, कमी पाई गई। और ये कमी जो है ये किसको बता रही है, ओजोन छिद्र को। तो ओजोन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कचरा प्रबंधन क्या है, अगला टॉपिक है। आज के समय में अपशिष्ट का निपटान बहुत बड़ी समस्या है, हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो कचरे क्या है, निम्न पदार्थ, जैव निम्नीकृत पदार्थ और अजैव निम्नीकृत पदार्थ। तो ऐसे कचरा जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे छोटे घटकों में टूट जाता है, जैसे फल, सब्जियां, छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज, ये क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि सूक्ष्म सरल जीवों में नहीं टूटते हैं सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियोएक्टिव पदार्थ, अपशिष्ट, ये सभी। तो सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो कि पदार्थ को छोटे घटकों में बदल देते हैं, और एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों को अपघटन नहीं होता है। तो देखिए कचरा दो प्रकार का है, तो एक तो जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत। तो जैव निम्नीकृत जो सड़ गल जाते हैं और अजैव निम्नीकृत जो आसानी से सड़ते गलते नहीं है। तो इनको दो भागों में बांट दिया। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक कचरा प्रबंधन की क्या विधियां हैं। तो जैव मात्रा संयंत्र, जैव निम्नीकृत पदार्थ जैसे कचरा है, इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा में खाद में बदल दिया जाता है। और सीवेज, दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, सीवेज उपचार, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र के द्वारा संशोधित यानी कि उसकी साफ की जाए। तो सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाए, जैसे गटर का जो पानी है उसका पहले ट्रीटमेंट कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, उसके बाद ही उसको हमारे जो प्राकृतिक जलाशयों में उनमें छोड़ा जाए, यानी तालाब, नदी में छोड़ा जाए। जिससे क्या होगा, हमारे जो पीने योग्य जो पानी है वो खराब नहीं होगा। कूड़ा भराव, जैसे कहीं निचला इलाका है तो वहाँ पे कचरा डाल के हम क्या कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, लैंड फिलिंग कर सकते हैं, यानी कि जमीन का लेवल बना सकते हैं। कंपोस्टिंग क्या है, जैविक कचरा होता है उसको गड्ढे में भर दिया जाता है और खाद में बदल दिया जाता है, 3-4 महीने में वो खाद में बन जाएगा। एक होता है रिसाइकलिंग और रीयूज, तो पुनर्चक्रण, यानी कि अजैव निम्नीकृत पदार्थ जैसे कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थ में बदल दिया जाता है। पुनः उपयोग कैसे है, ये एक पारंपरिक तरीका जिसमें एक वस्तु का पुनः उपयोग कर सकते हैं, जैसे अखबार से लिफाफे बनाना। भस्मीकरण क्या है, तो ये एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया जिसमें थर्मल उपचार के रूप में वर्णित किया जाता है, जो कचरे को राख में बदल देता है, और मुख्य रूप से इसका उपयोग अस्पतालों की जैविक कचरे को निपटान के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमने जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस या महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आवर इन्वायरमेंट से संबंधित, परीक्षा में इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई होप ये जो है महत्वपूर्ण वीडियो लगा होगा आपको। यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक आपके समझाने का प्रयास किया। फूड जाल, फूड वेब, ऊर्जा का 10% नियम, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा जो है
10% ही प्रवाहित होती है, 90% ऊर्जा हास हो जाती है, वो उसी पोषक स्तर द्वारा काम में आती है। तो आई होप महत्वपूर्ण जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, और सारे जो कंटेंट है, सारे जो इसमें जटिल वर्ड थे वो मैंने यहाँ पे सरल करने का प्रयास किया। थैंक यू। जय हिंद।